अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यूँ तो इमरान खान के लिए बहुत सारी ख़बरें ऐसी ख़बरें हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो उनके लिए बुरी ख़बरें हैं, लेकिन एक ऐसी बुरी ख़बर आ गई है कि सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर ही उनकी कांपें टांग जाएंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे फड्डे शुरू हो गए हैं और अली अमीन गंडापुर के भी वारंट गिरफ्तारी निकल गए हैं। आज के प्रोग्राम में इन चीज़ों पर आपसे बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम के इब्तिदा में ख़बर से बात शुरू करते हैं। वो ख़बर है पाकिस्तान बार काउंसिल का एक एलामिया है। ये एलामिया है एक इसको हम कह सकते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो पाकिस्तान के अंदर वकला की सबसे बड़ी तंजीम है, जिसके अंदर पूरे मुल्क से, चारों सूबों से जो नुमाइंदे मुंतखब होकर आते हैं। तो आप उसको कह सकते हैं कि वो एक नुमाइंदा तंजीम है पूरे मुल्क भर के वकला की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के इस्तीफ़े का मुतालबा किया था। इस्तीफ़े का मुतालबा उन्होंने इसलिए किया था कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था, लेकिन वो बहसीत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं लिखा था, बहसीत सरबराह लिखा था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। और तो उस पर जो उनका रद्द-ए-अमल था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ज़रा पसंद नहीं आया। तो उनका तो ये ख्याल था कि उनको तो बंदियाल टाइप के जज चाहिए ना, कि इधर से जनाब अभी खान साहब ने सोचा भी हो तो वो अदालत लगा के वो फैसले शुरू कर दें। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सूरत में तो उनको वो सहूलत मुयसर है नहीं, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ तो चलते हैं भाई कानून और आइन के मुताबिक बिल्कुल नाक की सीध में। और उन्होंने भी जो कुछ भी किया, उन्होंने अगर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की तो उन्होंने उससे पहले अपना एक फुल कोर्ट इजलास बुलाया और तमाम जजेस की राय लेने के बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। और प्राइम मिनिस्टर से जो मुलाकात की उन्होंने अकेले नहीं की, उनके साथ रजिस्ट्रार भी मौजूद थी सुप्रीम कोर्ट की, और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। जबकि प्राइम मिनिस्टर के साथ जैसे हुकूमती टीम होती है, वज़ीर कानून भी मौजूद थे और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे। लेकिन बहरहाल क्या करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे चीफ जस्टिस पसंद नहीं आते, तो उन्होंने इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया था। लेकिन उनका ये ख्याल था कि मुल्क भर से वकला जो हैं वो इस पर एक गुल मचा देंगे और एक तहरीक चल पड़ेगी, तो वो सारा काम तो बकौल शेर अफजल मरवत बढ़ गया। इससे कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो एलामिया जारी किया है उसके अंदर उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ से जो इस्तीफ़ा मांगा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है और उनका जी इस सारे मामले पर वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ हैं। दूसरी खबर जो है वो गुज़िश्ता रोज़ थी, लेकिन चूँकि जो हमारा गुज़िश्ता रात का व्लॉग था वो चूँकि ज़रा तवील हो रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि वो ख़बर हम फिर आज सुबह आपके साथ शेयर कर लेंगे। वो है जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ़्तारी निकले हैं। और वारंट गिरफ़्तारी उनके कहाँ से निकले हैं जी? वारंट गिरफ़्तारी उनके निकले हैं इस्लामाबाद से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से। हकीकी आज़ादी जो मार्च हुआ था उस मार्च के हवाले से ये नाम उन्होंने दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मार्च को। उस पर बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे, जिनमें अली अमीन गंडापुर भी शामिल थे, शाह महमूद कुरैशी भी शामिल थे, फैसल जावेद खान, अली नवाज जमान, बहुत सारे लोग शामिल थे। तो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए इस मुकदमे के अंदर। लेकिन उसके साथ ही इसी अदालत ने इसी समात के अंदर एक और फ़ैसला भी दिया है, और वो फ़ैसला दिया है कि उस मुकदमे के अंदर फैसल जावेद ख़ान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अली नवाज़ अवान जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं हैं, इन दोनों को इस जो मुकदमा है हकीकी आज़ादी मार्च वाला, इससे उन्होंने बरी कर दिया है। तो एक तरफ अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी निकल रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी ऑलरेडी जेल में हैं। जब वारंट गिरफ्तारी निकले तो वहाँ पर उस मुकदमे के अंदर भी शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर पहले भी इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में अबूरी ज़मानतें लिए हुए हैं, तो इस चीज़ का इम्कान हम ये ज़ाहिर कर सकते हैं कि वो इस मुकदमे के अंदर भी अब आके उनको अबूरी ज़मानत लेनी पड़ेगी, वरना फिर उनके लिए कानूनी मसाइल खड़े हो जाएंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो जुडिशल कमीशन बनाया है वफाकी हुकूमत ने, सरबराह उनको मुकर्रर किया है जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो हैं वो 1949 1949 में पैदा हुए थे। 1994 से सन 2004 तक वो लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे, और ये वो ज़माना था जब मैं ख़ुद भी रिपोर्टिंग किया करता था, बिलखसूस लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में मेरी ड्यूटी होती थी। रोज़ सर्दी है या गर्मी है, सुबह 8 बजे मैं अदालत पहुंचा होता था, क्योंकि कवरेज जो करनी होती थी। तो मुझे कई दफ़ा ये इत्तेफाक हुआ
कि चूँकि उस ज़माने में जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी लाहौर हाई कोर्ट में थे, तो पिंडी बेंच में भी वो आते रहते थे, तो उनको कई दफ़ा मुझे कवर करने का इत्तेफ़ाक हुआ है। फिर 2004 से लेकर 2014 तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और फिर चीफ जस्टिस भी बने। लेकिन जनाब ख़ास बात क्या है, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी वो जज हैं जिनके बारे में ख़ुद इमरान खान ने एक बार ये कहा था कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और जस्टिस नासिरुल मुल्क जैसे जो हैं वो जजेस, सारे जजेस को इनकी तरह होना चाहिए। ये ऐसे जजेस हैं जिनके ऊपर कोई शक व शुबे की बात ही नहीं है। और फिर जब 2018 में इलेक्शन होने थे, तो उस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो नाम दिए गए थे, उसमें जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया गया था। सो अब अगर वो इंक्वायरी करते हैं इस मामले की, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तहरीक इंसाफ के लिए उनके जो इंक्वायरी है उसको ना मानना या उनके फ़ैसले पर शकूक व शुबात का इज़हार करना। वैसे तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं, असली सरबराह तो इमरान खान ही हैं। वो वैसे तो यू टर्न के मास्टर हैं, और जब वो एक नया बयान दे देंगे तो सारी जो उनकी वो कौम यूथ है वो नए, वो जो ढोल की नई तान होगी उसके साथ लग जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अब वैसे इस सारी सूरत हाल में कि जब आपको पता हो कि इतना बड़ा एक ट्रोलिंग ब्रिगेड है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वो पीछे लग जाता है, ऐसी सूरत हाल में एक जज का तनहा इतने बड़े कमीशन की इंक्वायरी को कबूल कर लेना कि जी ठीक है वो इंक्वायरी करेंगे, बड़ी बहादुरी का काम है वैसे। फिर जनाब जो असद कैसर साहब हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक स्पीकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने जनाब एक नया कट्टा खोल दिया। नया कट्टा उन्होंने ये खोल दिया है कि उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है अली अमीन गंडापुर को, और वो तनकीद बनाते बनाते वो बहुत सारी हदूद को क्रॉस कर गए। तनकीद का निशाना उन्होंने क्यों बनाया, पहले हम ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। बुनियादी तौर पे वो ये चाहते थे कि उनके भाई साहब जो हैं वो, या वो ख़ुद वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने, वो नहीं बन सके। फिर वज़ीर आला के इंतखाब से पहले वो अडयाला जेल आए, इमरान खान से मिले और उनसे कहा कि जी चलें ठीक है, आप अगर मेरे भाई को वज़ीर आला नहीं बनाते तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के स्पीकर ही नामज़द कर दें। तो उस वक्त उनको कहा गया कि जी ठीक है, हम देखते हैं, इस पर सोचते हैं। तो असद कैसर साहब खुश वापस चले गए थे, लेकिन उसके बाद उनके भाई साहब को जो स्पीकर भी नहीं बनाया गया। अब जब उनको स्पीकर नहीं बनाया गया तो फिर उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने निशाने पर रख लिया। लेकिन अब वो, मैंने आपसे जो अर्ज़ की ना कि वो एक हद होती है, उस हद से वो आगे निकल गए। हद से आगे कैसे निकल गए कि अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, ये उनके पेशा वाराना फ़राइज़ में शामिल है कि वो वज़ीर आज़म से मिलें, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसके अंदर जाएं, अपने सूबे की हक़ की बात करें, और कोई भी वज़ीर आला होगा, किसी भी सूबे का होगा, ये उसके ऊपर आइनी और कानूनी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये पाबंदी आयद होती है कि वो इस तरह करे, इसलिए कि ये एक मुल्क, एक स्टेट है। इस स्टेट की जितनी इकाइयाँ हैं सबको मिल के चलना है। कोई एक इकाई जो नहीं है वो अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन असद कैसर साहब ने गंडापुर के बारे में ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आज़म से नहीं मिलना चाहिए था और उनको वफाकी हुकूमत के साथ किसी किस्म का ताउन नहीं करना चाहिए। और भाईजान, उस सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पास टका नहीं है। जहाँ पे आपकी पार्टी की बड़ी जो आइडियल हुकूमत थी ना, वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा को दिवालिया करके चली गई है। अब ये भी नहीं कह सकते कि ये पिछले 10 साल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत थी ना। अब तो वहाँ पर तो इल्ज़ाम भी किसी दूसरे पर नहीं लगा सकते। वो जो मेट्रो बनाई थी इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में, अगर पंजाब में बनाए नून लीग तो वो जी जंगला बस है और बड़ी करप्शन होगी जी। और 90 अरब रुपये में 3 मेट्रो बसें बन गई 3 बड़े शहरों में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में और मुल्तान में। इनको फिर वो इनका अच्छा यहाँ अभी बनाए, पहले जंगला बस कहते थे, फिर कहा जी हम बनाते हैं, बनाई, वो 1.25 खरब रुपया खर्च हो गया, वो फिर वो बंद हो गई है। और मतलब ये जो करप्ट लोग थे उन्होंने 90 अरब में 3 बनाई, जो हाजी साहिबान थे उन्होंने 1.25 खरब रुपये में 1 बनाई, वो भी नहीं चली। और दिलचस्प बात यह कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाली मेट्रो है, इसका जितना भी इसका रूट है वो भी उन तीनों से कम है, जो इसका क्वालिटी है वो भी उससे कम है, जो सड़कें हैं उनकी लंबाई चौड़ाई भी कम है, और जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उनसे कम है। लेकिन इसके बावजूद वो 1.25 खरब रुपये की थी, तो चल वो भी नहीं सकी। और वो भी जनाब जो ठेकेदार साहब हैं वो भी अदालत में जा रहे हैं, जहाँ पे वफाकी हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा अगर किसी बैन अवी फोरम पर वो जाते हैं तो अब ये जो सारे मामलात हैं ये चल रहे हैं। अब अली अमीन गंडापुर वैसे तो जब वज़ीर आला बने तो बड़ी उन्होंने बढ़ के मारी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन फिर बाद में जब उनको जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने ब्रीफिंग दी होगी, बताया गया कि वज़ीर आला साहब टक्का नहीं है,
1 महीने की तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन को, तो किधर जाए फिर अली अमीन गंडापुर, उसने किधर जाना है? वो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है वो इसी काम के लिए बनी हुई है कि जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म भी हो, जहाँ पे चारों सूबों के वज़राए आला भी हों, और जहाँ पे जो मामलात हों उस कहीं कोई इख्तिलाफ़ राय है, कहीं कोई लेन देन में मामलात हैं, तो उसको वो जितने तनाज़ात के हल के लिए तो ये बनाई गई है। तो अगर अली अमीन गंडापुर उधर जाके बात नहीं करेगा तो होर फिर किधर जाके गल करेगा? वो मतलब किसी ठेकेदार या किसी कुम्हार की दुकान के ऊपर जाके बात तो नहीं करेगा ना। अब ये असद कैसर साहब के पास अगर कोई फार्मूला तो बता दें कि मैं वो रात को प्रोग्राम सुन रहा था, मौज़म फ़खर जो इनके एक हैं वो फ़खर दुरानी एक रिपोर्टर हैं जियो न्यूज़ के, वो एक प्रोग्राम के अंदर उनसे जब ओपिनियन लिया गया तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी ये स्टेट की इकाइयाँ हैं और जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर भी रहे हैं असद कैसर साहब। असद कैसर साहब कौमी असम्बली के भी स्पीकर हैं, तो अगर हम ये कहें कि उनको आइन और कानून का नहीं पता तो ये बड़ी गलत बात है। लेकिन जो उन्होंने बात की है वो बात उन्होंने कहा कि वो एक इकाई को विफाक के साथ ना चलने की बात करना अज़ खुद जो है उन्होंने कहा कि ये ट्रेजन के अंदर आता है, ये गद्दारी के अंदर आता है। और अगर कोई हॉस्टाइल हुकूमत होती, कोई बहुत जारे मिजाज वफाकी हुकूमत होती, तो असद कैसर के इस बयान के ऊपर उनके खिलाफ जो नहीं है वो आर्टिकल 6 का केस बन सकता है। तो ये तो हो गया असद कैसर की हद तक, लेकिन काम इधर ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ इमरान खान का हम आपको बता चुके हैं, वो अलीमा खान के हवाले से उन्होंने डायरेक्शन जारी की कि जी इनको आप पार्टी के अंदर इनसे डायरेक्शन ना लें, इनको रिपोर्ट ना करें। अगरचे कि गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर ने ना वो गोंगलों से मिट्टी जाने की कोशिश की, नहीं खान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन वो मैसेज बैरिस्टर गौहर के ज़रिए नहीं आया था, वो मैसेज आया था उमर अयूब के ज़रिए, जो हमने आपको अपनी खबर में बताया भी था। अच्छा, फिर वो एक भाई साहब जो रोज़ शोगर लगाई फिरते हैं, अपना शेर अफजल मरवत साहब। और वैसे तो ये भी एक बहुत बड़ा शोल था जब उन्होंने कहा कि मुझे मरियम नवाज़ कत्ल कराना चाहती है और जंदाल के ज़रिए पैसे दे दिए सऊद अफ्रीका में कातलों को। तो हमने तो सब भी कहा था कि वैसे मरियम ऐसा करने वाली शख्सियत भी नहीं है। बाद में जब इनको बुला के FIA ने पूछा कि सबूत, मैंने कहा मेरे पास सबूत है। जब FIA ने बुला के कहा कि अच्छा सबूत हो, नहीं वो तो मुझे फलाने MNA ने बताया था, वो उनकी अपनी पार्टी के कुछ शाह साहब MNA, तो वो उनके पास आया नहीं। लेकिन रौनक मेला जो नहीं है शेर अफजल मरवत लगा ही रखता है किसी न किसी हवाले से। और वो जनाब कोर कमेटी से भी उनका फटा चलता रहता है। और उनसे पिछले दिनों हामिद खान ने कहीं कह दिया एक बयान के अंदर कि जी मैं उसको नईम पंजोता को तो मैं जानता नहीं हूँ, तो शेर अफजल मरवत की मैं परवाह नहीं करता। तो एक TV प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत ने कह दिया कि अगर हामिद खान मेरी परवाह नहीं करता तो मैं भी उसकी परवाह नहीं करता। अच्छा, जो शेर अफजल मरवत के ना उनके भी अब पूरी कोर कमेटी के साथ इख्तलाफात चल पड़े। एक तरफ कोर कमेटी ये अनाउंस करती है कि जी शेर अफजल मरवत का कोई ताल्लुक नहीं है, उसको वो पॉलिसी बयान नहीं दे सकता, वो जनाब जेल के अंदर जाने के लिए उनसे रब्ता ना किया जाए। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन इमरान खान और सुप्रिटेंडेंट जेल में माहिदा होता है जिसमें कहा जाता है कि ये 3 रुकनी कमेटी जो है वो ये डिसाइड करेगी कि किसने इमरान खान से मिलना है और किसने नहीं मिलना। उसमें बैरिस्टर गैर उमर न्याजी के बाद शेर अफजल मरवत का नाम होता है। तो सारी कोर कमेटी तो फिर बढ़ गई। शेर अफजल मरवत को अगर इमरान खान कह रहा है कि ये करेगा तो मामला तो गड़बड़ हो गए। अच्छा, फिर शेर अफजल मरवत जो है वो एक ट्वीट करता है, उसमें कहता है कि जी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो मेरे अकाउंट्स को फॉलो करें, मैं ग्रुप्स बना रहा हूँ व्हाट्सएप के, उनको डायरेक्शंस दी जाएंगी, उनको बताया जाएगा। साथ ही जो कोर कमेटी एक प्रेस रिलीज जारी कर देती है कि जनाब ये ऐसा नहीं होगा और इनके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, ये सारा कुछ पार्टी खुद करेगी। तो ये अब एक जो सोशल मीडिया की टीम बनाई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, शेर अफजल मरवत साहब एक अपनी सोशल मीडिया की टीम इस वक्त लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। रौनक मेला वाह लगाया हुआ है। और वैसे शेर अफजल मरवत को जो नहीं है वो उनके खिलाफ किसी किस्म की साजिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा है उस पर अगर कोई बंदा किसी को एंटरटेन कर रहा है और शुगल मेले की बात कर रहा है, लाइटर मूड में बात कर जाता है, बड़ी बड़ी बातें कर जाता है, तो वो शेर अफजल मरवत ही है। वैसे अब आते हैं जी हम उस खबर की तरफ जिसके बारे में हमने कहा कि जनाब एक ऐसी खबर है जो डयाला जेल के अंदर जब इमरान खान सुनेंगे तो उनकी कांपें टांग जाएंगी। इमरान खान के लिए वैसे बहुत सारी बुरी खबरें। इमरान खान साहब अपने मिजाज के अंदर बहुत सारी चीज़ों को बहुत एक्सट्रीम में ले जाते हैं। जी कुछ हो जाए जी, मतलब शहबाज शरीफ को तो मैं शेरवानी नहीं पहने दूंगा, वो भाई जी वज़ीर आज़म बन गया, एक दफ़े बन गया, दूसरी दफ़ा बन गया। फिर मरियम कुछ हो जाए जी, मरियम को हम बर्दाश्त नहीं करते, मरियम भी वज़ीर आला बन गई। अच्छा जी, फिर उन्होंने पूरी कोशिश की काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस ना बने, उनके खिलाफ रेफरेंस भी भेजा, बाद में जब देखा वो तो बन जाएगा, नहीं वो तो हमारी गलती थी लेकिन वो बन गया। अच्छा, फिर उनकी एक और था कि जी किसी तरीके से वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगा लें, ना लगा सके। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जो लग रहे हैं जो जनरल
आसिफ मीर साहब है, किसी तरीके से इनका रास्ता रोका जाए। उन्होंने जनाब एक लॉन्ग मार्च ऐलान कर दिया, वो गोलियां भी चल गई, वो टूटी टांग के साथ पिंडी आ गए, जिस दिन अपॉइंटमेंट होनी थी उससे अगले दिन, लेकिन वो ना रोक सके, वो भी बन गए आर्मी चीफ, जब जिनको वो बतौर DGI सही उन्होंने कबूल नहीं किया था, रिमूव कर दिया था। तो ये सारी तो इमरान खान के लिए बुरी खबरें थीं, लेकिन अब एक ऐसी खबर आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक है। 9 मई के मुकदमात के फैसले तो शुरू हो गए हैं, उससे तो कांपें टांगेंगी, लेकिन जो उस खबर है वो उससे नेक्स्ट लेवल की है। वो खबर ये है कि वफाकी हुकूमत ने इस पर गौर शुरू कर दिया है। हम ये तो वैसे वैसे हम वो कैसे कहते हैं, मसलतन नहीं कह रहे हैं कि गौर शुरू कर दिए। मेरा ख्याल है ये फ़ैसला हो चुका है कि जो जिस तरह बाकी ओहदेदार होते हैं सरकारी, उस तरह जो चीफ़ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत का भी तयन कर दिया जाए, चाहे वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान हो, चाहे वो सूबों के चीफ़ जस्टिस हों, तो उनकी जो ओहदे की मुद्दत है वो 3 साल होगी। अच्छा, वैसे आपको ये क्रेडिट न्यूज़ टू को देना चाहिए। हमने तकरीबन ग़ालिबन आज से 3 हफ़्ते पहले आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि ऐसी तजवीज़ पर काम हो रहा है। तो अब वो जो है वो हमने जो आपको बताई थी तजवीज़ पे काम हो रहा है, अब वो हमें ज़रा सॉलिड सूरत में सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और ये वैसे होना चाहिए, इसलिए कि जब कोई बंदा चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचता है तो कितनी आसानी से नहीं पहुंच जाता, बड़ी लंबा अर्सा वो प्रैक्टिस करता है। फिर मुख्तलिफ लेवल के, अगर वो तो सिविल जज या एडिशनल सेशन जज भर्ती हुआ है तो तब, या अगर वो हाई कोर्ट में डायरेक्ट है तो तब भी, दोनों सूरतों में वो बड़ी मुश्किल से इस ओहदे तक पहुंचता है। तो जब वो पहुंचे उसके बाद फिर उसके पास अदलिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि उसको अपने ओहदे के या अपनी पोस्ट का एक तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए कि ठीक है अब मैं आ गया हूँ, अब 3 साल तक मुझे कोई नहीं हिला सकता यहाँ पर। तो ये वैसे एक मेरी राय है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मामला हो रहा है, और ये ना होने की वजह से एक माजी में एक बहुत बड़ा फटा हुआ था। आपको याद होगा जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन होनी थी, जब पहली बार उनकी एक्सटेंशन होनी थी, तो इमरान खान ने ऑर्डर जारी कर दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटा डाल दिया था। उस वक्त चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब, और उन्होंने कहा था कि नहीं जी ये तो कानून ही नहीं आए नहीं है, पहले आप कानून साजी करें। फिर वो कानून साजी की गई पार्लियामेंट सेशन में, जॉइंट सेशन में, फिर वो एक्सटेंशन हुई। लेकिन उस वक्त हमने आपको बताया था कि मैं अपने माजी के कुछ प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि जब उस वक्त ये सारा तनाज़ा हुआ था, तो उस वक्त कुछ साफ़ियों को एक ब्रीफिंग दी गई थी, वो साफ़ी जो कि डिफेंस की बीट करते थे, और ये बताया गया था जी ये कोई ऐसा चक्कर नहीं, अब टेंशन न ले, ये मसला हल हो जाएगा। उससे बड़ी पैनिक फैल गया था मुल्क में कि जी वो सुप्रीम कोर्ट आड़े आ गई थी और ये क्या होगा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का। तो ये कहा गया था कि जी असल में बात यह है कि ये जो उस वक्त ये जो चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब, उनके हवाले से बताया गया था ऑफ द रिकॉर्ड कि वो ये कहते हैं कि जी ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है इमरान खान, हमने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनवाना था, उस प्रोजेक्ट के नतीजे में इमरान खान तो वज़ीर-ए-आज़म बन गया। अच्छा जी, जनरल फैज़ जो है वो DGI सही है, आर्मी चीफ एक्सटेंशन ले रहा है। और मैंने जो इतना कहा, मैंने सिसलियन माफिया कहा, मैंने पता नहीं क्या क्या कुछ कहा नवाज शरीफ को, मुझे क्या ये मैं तो चंद महीने करीब बना हूँ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो इस तरह तो मामला नहीं होगा। फिर बहरहाल किसी भी तरीके से उनको राज़ी करके तो ये काम ख़त्म किया गया। लेकिन अगर उस वक्त भी ऐसा कोई कानून मौजूद होता तो शायद वो तनाज़ा भी ना होता। तो ये अब ख़बर है, और 9 मई के मुकदमात, फिर हाई कोर्ट के जजेज़, अपीलें फिर आखिर में तो जाएंगी कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पे फिर अगर ये आ जाता है, कानून बन जाता है कि वो 3 साल चीफ जस्टिस रहेगा, तो फिर खान साहब की काम पे तो टांगनी है जेल के अंदर भी, कि वो तो फिर उनको तो ये भी उम्मीद नहीं होगी कि आगे चल के मैं कोई मेरा कोई वो क्या जो कहते हैं कोई जूथिया भाई जो है वो आकर के मुझे निकालेगा। वहाँ पर जस्टिस काजी फाइसन है तो भाई मेरिट हुआ तो रिलीफ मिलेगा, मेरिट ना हुआ तो रिलीफ नहीं मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।